Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, and friends, in this video we are going to about Mansabdari system. Mansabdari system, which was a very important part of the medieval Indian history and in that too the Mughal history. Okay, अगर हमें मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें भी स्पेशली मुग़ल कालीन, तो उसको अगर समझना है तो मनसबदारी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें कि हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे कि मनसबदारी सिस्टम इन अ होलसम वे आखिरकार क्या था। ओके, एक होलसम वे में हम इसकी स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे कोई इसका एस्पेक्ट छूट ना जाए, क्योंकि इसमें इसके मनसबदारी के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग हर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारी इस वीडियो के द्वारा एक कोशिश है आपके लिए इस टॉपिक को आसान बनाने की। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि आखिरकार मनसबदारी सिस्टम का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ। तो मनसब जो शब्द है ये अरेबियन भाषा के मनसिब शब्द से इसका उदय हुआ है। मनसिब जो कि रैंक या स्टेटस को डिनोट करता है। ओके, मनसिब शब्द है एक ऐसा शब्द जो कि रैंक या स्टेटस को डिनोट करता है। मनसिब से ही धीरे धीरे मनसब शब्द बना और जिन लोगों को मनसब प्रदान किए जाते थे, जिन ऑफिसर्स को मनसब प्रदान किए जाते थे, वो लोग ही मनसबदार कहलाए। ठीक, उन्हीं के नाम के बेस पर, उन्हीं के पद के नाम के अनुसार ही उनका जो पूरा सिस्टम था जिसमें उनको व्यवस्थित किया गया था वो मनसबदारी सिस्टम कहलाया। ओके, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी थी जो कि मुग़ल सिस्टम था, मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसकी एक तरह से रीढ़ की हड्डी थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि ब्रिटिश काल में जो उनकी सिविल सर्विसेज थी, जैसे उनको स्टील फ्रेम कहा जाता था, ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम जो है वही बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही क्रूशल पार्ट था, स्पेशली मुग़ल हिस्ट्री के टाइम में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इसके फंक्शंस क्या क्या थे। तो जो मेन फंक्शंस थे इनके वो ये था कि इनको तीन तरह की ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी मनसबदारों को, जिसमें पहली तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो भी देखते थे, उसके अलावा मिलिट्री सैनिक व्यवस्था, फाइनेंशियल ड्यूटीज़। ओके, यानी जो इसके अलावा वो राजस्व व्यवस्था को भी देखते थे। तो कुल तीन को, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और फाइनेंशियल, सैनिक प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाएं। लेकिन इनके जो अधिकार क्षेत्र थे उसमें जुडिशरी शामिल नहीं था। ओके, जुडिशरी वॉज केप्ट आउटसाइड ऑफ द राइट्स ऑफ द मनसबदार। इनकी जो रैंक थी वो दो चीज़ों को बेसिकली डिनोट करती थी, एक तो स्टेटस और दूसरा उनकी सैलरी। ओके, द टू थिंग्स प्राइमरीली डिनोटेड बाय द रैंक ऑफ द मनसबदार्स वर देयर स्टेटस एंड सैलरी। उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होती थी और उसी से उनका एक, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की हो या सोशल हायरार्की हो, वहाँ उनका स्टेटस भी सेट होता था। ओके, चलिए अब इसके ऑरिजिन को देखते हैं कि आखिरकार इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। ओके, कुछ लोग इसको चंगेज़ खां से जोड़ करके देखते हैं, हालांकि चंगेज़ खां से जोड़ने का कोई उचित रीज़न यहाँ हमें मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज़ के, और वह है डिसाइमल सिस्टम। ओके, डिसाइमल सिस्टम भी जो चंगेज़ खां का था वो स्पेशली जो उसकी मिलिट्री थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उससे मनसबदारी सिस्टम में बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कॉमन चीज़ें नहीं मिलती। देयर आर नॉट वेरी कॉमनलिटीज़ बिटवीन द मनसबदारी सिस्टम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंगेज़ खां। ओके, तो चंगेज़ खान से जोड़ करके देखा जाता है, हालांकि सीधे कोई रिलेशन इससे नहीं है। इसी तरह से लोधीज़, जो लोधी डायनेस्टी थी मुगल्स के आने से पहले, वो, और जो बीच में इंटररेग्नम में जो आई थी सूर डायनेस्टी, उसका रोल भी इसमें कुछ माना जाता है। हालांकि एक बार फिर से मैं वही कहूँगा कि यहाँ भी जो मनसबदारी सिस्टम है वो एक डिस्टिंक्ट रहती है और सूर्स के अंडर में या लोधीज़ के अंडर में ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं करता दिखता। इसी के साथ बाबर जो थे, बाबर को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता है, बाबर को भी जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन बाबर के समय भी कोई ऐसी व्यवस्था थी ऐसा हमें मालूम नहीं पड़ता। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसे में मनसबदारी सिस्टम का रूप हमारे सामने आता है वो पर्टिकुलरली बिलोंग करता है अकबर को। अकबर और उसकी जो इनोवेटिव पावर्स थी, इनोवेशंस थे उसको बिलोंग करता है पूरी तरह से। इसका क्रेडिट अकबर या उसके जो भी सहयोगी रहे हों उसके दरबार में, उसके सलाहकार, उन लोगों को जाता है, ना कि किसी और को। ओके, चलिए इसके फीचर्स पे नज़र डालते हैं ज़रा। फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो
इसको अकबर के द्वारा लागू किया गया था उसके शासन के 11वें साल में। ओके, अकबर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम इन हिज 11th रेगनल ईयर अराउंड 1567। ओके, उसके बाद उसने 1595-96 में इसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स भी किए, कुछ चेंजेस भी किए जो समय के साथ उसको ज़रूरी लगे 1595-96 के अराउंड। ओके, इसके बारे में जो हमें मेन जो जानकारी मिलती है वो अबुल फजल की आईन अकबरी से मिलती है। आईन अकबरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अकबरनामा। ओके, अकबरनामा बाई अबुल फजल। ओके, तो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है उसके 3 पार्ट हैं। उन 3 पार्ट में ही एक पार्ट आईन अकबरी है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स एंड दैट टू स्पेशली विद अकबर। ठीक, अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर सबसे अच्छा और सबसे बारीक ढंग से जो प्रकाश डालता है वो आईन अकबरी डालता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है अगर आपको अकबरकालीन व्यवस्था को, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अगर उसको समझना है तो उसी ने हमें बताया है कि उस समय जो मनसबदारी सिस्टम था उसकी 66 कैटेगरीज थी। हालांकि जब वही आगे इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है तो सिर्फ 33 टाइप्स की जो रैंक्स थी उनकी जिक्र करता है। ठीक, इसके बेस पर अधिकतर हिस्टोरियंस जो हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है कि कुल 66 कैटेगरीज क्रिएट की गई हों लेकिन 33 ही प्रैक्टिस में रही हों। ओके, इसके साथ ही साथ कुछ दूसरे हिस्टोरियंस हैं उनका मानना यह है कि 33 ही कैटेगरीज थी और जो 66 नंबर है वो उसने आउट ऑफ रिलीजियस नोशंस, धार्मिक भावनाओं के कारण उसने दिया होगा। ओके, कि क्योंकि जो 66 नंबर है वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है और इसीलिए थोड़ा मुस्लिम्स में उसके उस नंबर के प्रति श्रद्धा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 786 के प्रति, 786 के प्रति। ओके, तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें जो जानकारी मिलती है वो आईन अकबरी से मिलती है। और आईन अकबरी अगर हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज में कहें तो एक तरह से प्राइमरी सोर्स है जो सीधे सीधे मनसबदारी सिस्टम के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए इसकी रेंज देख लेते हैं कि आखिरकार न्यूनतम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट्स थी वो क्या थी, वो रैंक जो थी वो क्या थी। ओके, तो जो मिनिमम रैंक मिलती है आईन अकबरी के अकॉर्डिंग अकबर के टाइम में वो 10 की मिलती है और जो हाईएस्ट मिलती है वो 5000 की मिलती है। यानी छोटी से छोटी जो रैंक थी वो 10 की थी और जो सबसे उच्चतम रैंक थी वो 5000 की थी अकबर के टाइम में स्पेशली। ओके, इसको फिर 3 कैटेगरीज में बांटा है और वो बांटने का जो बेसिस है वो एक तरह से जो मनसबदार थे उनको फर्दर उनके जो कैटेगराइजेशन है उनका जो हायरार्किकल सिस्टम है उसमें डिवाइड करने की कोशिश मानी जाती है। जैसे कि जो 500 से कम के जो मनसबदार होते थे उनको हम पर्टिकुलरली मनसबदार कहते थे, 500 से कम के। ओके, जिनकी रैंक 500 से कम होती थी उनको मनसबदार कहते थे। ऐसे ही 500 से और 2500 तक के जो मनसबदार होते थे उनको अमीर कहा जाता था। ओके, उनको अमीर कहा जाता था, यानी ये सेकंड कैटेगरी में आते थे, सेकंड रेंज में आते थे। और जो थर्ड टाइप के थे वो थे जो हाई ऑफिशियल्स थे, स्पेशली जो 2500 से ऊपर वाले होते थे सारे। ठीक, इनको अमीर उल उमरा या अमीर उल उम्दा भी कहते हैं। इसके अलावा भी 1-2 नाम कई बार कुछ जगह पे जिक्र में आते हैं इनके, हालांकि दे आर नॉट सो पॉपुलर। ओके, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यही 2 नाम ज़्यादा आते हैं और दोनों लगभग एक दूसरे से मैच करते हुए। ओके, तो इनको ये जो 3 जो फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है तो उसको समझने के लिए आप एक तरह से एक मिडिल वाली जो कैटेगरी है उसको याद कर लें, अमीर जो थे। ठीक, तो इजी हो जाएगा। 500 से 2500 तक की जो रैंक थी वो अमीर कहलाते थे। इससे नीचे वाले लोग मनसबदार, इनसे ऊपर वाले लोग अमीरुल उमरा या अमीरुल उम्दा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे चल करके ज़ात और सवार सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया जो कि फिर से एक तरह से क्लासिफिकेशन था विद इन द मनसबदार्स। ओके, मनसबदार्स को फिर से किस तरह से क्लासीफाई किया जाए वो एक उसका मेज़र था ये स्पेशली यहाँ। और जो एक और जो ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं वो ये था कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जो नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स थे यानी सिविल ऑफिसर्स थे उनको एक तरह से डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, उनमें एक विभिन्नता पैदा करने के लिए भी ये मेज़र कहीं ना कहीं अपनाया गया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट में कि आखिरकार ये सिस्टम क्या था, ज़ात और सवार सिस्टम। ओके, देखिए अगर किसी
हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 1000 की ज़ात पे, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने समझने की कोशिश की है, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझें सिर्फ, ओके। अगर किसी मनसबदार की ज़ात 1000 है और उसके सवार भी 1000 हैं, यानी उसकी ज़ात और उसकी सवार की रैंक दोनों बराबर हैं, तो वो फर्स्ट क्लास का माना जाता था अपनी उस कैटेगरी में। देखिए 1000 की कैटेगरी में माना जाएगा वो, लेकिन 1000 की कैटेगरी में फर्स्ट क्लास का माना जाएगा, ओके। अगर किसी की ज़ात रैंक 1000 है और उसके पास सवार भी 1000 हैं, तो वो 1000 वाले जो मनसबदार हैं उनमें फर्स्ट कैटेगरी का माना जाएगा, फर्स्ट क्लास का माना जाएगा, प्रथम श्रेणी का माना जाएगा, ओके, ज़ात और सवार रैंक समान होने पे। दूसरा, अगर उसकी ज़ात 1000 है लेकिन उसके सवार जो हैं उसके आधे या आधे से ज़्यादा हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ज़ात रैंक 1000 है लेकिन उसके सवार आधे या आधे से ज़्यादा हैं, लेकिन पूरे मतलब उसके बराबर नहीं है, रैंक के बराबर नहीं है, तो वो सेकंड क्लास में माना जाएगा, द्वितीय श्रेणी में। इसी तरह से जो तीसरी श्रेणी थी वो थी इस तरह से कि जिसकी ज़ात रैंक और सवार रैंक में आधे से ज़्यादा का अंतर होगा, यानी सवार रैंक जो है उसके वो आधे से कम होंगे ज़ात रैंक के, तो वो थर्ड क्लास का माना जाएगा, ओके। यानी किसी की ज़ात अगर 1000 है लेकिन उसके पास सवार 500 से कम है, तो वो तृतीय श्रेणी का माना जाएगा। तो इस तरह से ये मिलिट्री ऑफिसर्स और नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स में एक सेग्रीगेशन करने के लिए, एक डिस्टिंक्शन देने के लिए उनको ज़ात सवार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। Thus ज़ात was the primary rank denoting stature and value of the holder, while the सवार rank was a tool to ascertain the number of cavalrymen under them as well as their salary, ओके। तो ये इससे जो था इन दोनों ये जो कैटेगरी इस तरह से करिए ज़ात सवार के आधार पे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी सैलरी पे भी अंतर पड़ता था, ओके, क्योंकि सैलरी दो तरह से डिसाइड होती थी, एक तो उनकी ज़ात से जो कि उनकी प्राइमरी सैलरी थी, और दूसरी उनके सवार रैंक से, ओके। सवार रैंक से इस तरह से होती थी कि जैसे 1000 की ज़ात है तो 1000 की ज़ात वालों की सबकी सैलरी तो बराबर होगी ज़ात वाली, लेकिन सवार रैंक के अकॉर्डिंग भी उनको अकबर के समय में अगर हम देखें तो 2 रुपये पर सवार एक्स्ट्रा दिए जाते थे मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से जिसके पास 1000 सवार होंगे उसको 2000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, ऐसे ही जिसके पास 500 से 999 तक होंगे तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, और इसी तरह से अगर किसी के पास आधी सवार रैंक है या उससे भी कम है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ओके। तो इसलिए ज़ात सवार सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उनके सोशल स्टेचर के लिए नहीं, बल्कि उनको स्पेशली मिलिट्री और नॉन मिलिट्री में डिवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ उनकी सैलरी जो थी उसको भी डिस्टिंक्शन देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। इसके साथ ही जो हर एक मनसबदार से जो घुड़सवारों की दरकार होती थी, स्पेशली जो ज़ात और सवार जिसको सवार रैंक भी दी गई हो, उनका जो होता था सवार रैंक के दुगने होते थे, ओके, 2 into सवार, मतलब जैसे 1000 वाली ज़ात वाला कोई और उसके पास सवार भी 1000 हैं, तो उससे जो किसी युद्ध वगैरह में अगर घोड़े रिक्वायर्ड होंगे या वैसे भी पीस टाइम में भी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो कम से कम उसके सवार रैंक के दुगने यानी 2000 घोड़ों की रिक्वायरमेंट उससे रहेगी, वो 2000 घोड़े मेंटेन रखेगा अपने पास, ओके। इसको ही दह बिश्ती सिस्टम भी कहा गया, दह कहीं ना कहीं 2 के लिए आता है, ओके। मनसबदार्स वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अरेंज फॉर खच्चर्स, कैमल्स, एलिफेंट्स, कार्ट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा युद्ध में सामान ढोने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तोपें वगैरह खींचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें कुछ भार ढोने वाले जानवर या हाथी वगैरह चाहिए होते थे, ओके, जिसका इंतज़ाम भी मनसबदार को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग करना होता था, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग करना होता था। जहांगीर ने बाद में इसमें एक और सिस्टम जोड़ा जिसको दुअस्पा और सीअस्पा कहते हैं। दुअस्पा से मतलब फिर से यहाँ 2 से है, सीअस्पा से मतलब 3 से, ओके। दुअस्पा 3 से, सीअस्पा 2 से, सीअस्पा 3 से। दुअस्पा का मतलब है कि 2 सवार रैंक का डबल, और ऐसे ही जो सीअस्पा है तो सवार रैंक का ट्रिपल, ओके। तो हुआ ये था इसके पीछे कि जब जहांगीर ने रिवोल्ट की थी अपने पिता के अगेंस्ट, अकबर के अगेंस्ट, तो जिन लोगों ने उसका साथ दिया, ओके, तो जब वो बाद में खुद बादशाह बनता है, शहंशाह बनता है हिंदुस्तान का, तो उन लोगों को जो कि उसके प्रति वफादार थे, उन लोगों को इनाम देने के लिए, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने उनकी जो सवार रैंक थी उसको डबल और ट्रिपल कर दिया था, ओके। तो इससे उनकी सैलरी और दूसरी चीज़ें बढ़ गई थी। ज़ात रैंक भी नहीं बढ़ाई उनकी, लेकिन उनकी सैलरी एक तरह से बढ़ा दी। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए उसने ये सिस्टम मेनली इंट्रोड्यूस किया था, ना कि किसी एक फंडामेंटल सुधार के तौर पे, ओके। कोई ये फंडामेंटल अपने आप में सुधार नहीं करा, बल्कि जो हम कह सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, उसका प्रयास था। शाहजहाँ ने बाद में इसमें 1/3, 1/4 और 1/5 का प्रिंसिपल लागू किया। 1/3, 1/4, 1/5 क्या था? ये जो सिस्टम था ये डिनोट करता था कि अगर मान लीजिए किसी
मनसबदार के एरिया में अगर कोई युद्ध चल रहा है, वहाँ अगर सेना की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो जितने उस सवार रैंक में उसकी अलॉट थी, ओके, उसके कम से कम 1/3 लोगों को लेकर के आएगा। जैसे कि 1000 की ज़ात वाला था और उसको 1000 सवार रैंक अगर अलॉट थी, तो वो 1/3 1000 के लेकर के आएगा। ओके, ऐसे ही अगर उसके आसपास, उसके एरिया में नहीं है लेकिन उसके आसपास ही है, तो 1/4 लेकर के आएगा। लेकिन अगर कहीं दूर दराज में है तो 1/5 लेकर के आएगा। ओके, तो ये एक तरह से प्रोग्रेसिव हम चेंज कह सकते हैं, इसमें शाहजहां ने ये किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द हाईएस्ट रैंक टच्ड द हाइट ऑफ 40,000 दो लिमिटेड फॉर रॉयल ब्लड। और समय के साथ साथ, जैसा हमने पहले भी बताया था कि समय के साथ साथ जो हाईएस्ट रैंक थी वो 40,000 तक पहुंच गई, चेंज होते होते, बढ़ते बढ़ते। ओके, लेकिन फिर वही चीज़ कि जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो मोस्टली जो रॉयल ब्लड था उसी के लिए थी, जो शाही खानदान के लोग थे उन्हीं को जनरली अलॉट की जाती थी, और जनरल लोगों के लिए वो अलॉट नहीं होती थी। चलिए देखते हैं इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रोविजंस थे। कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रोविजंस हैं, वो चीज़ें भी देख लेते हैं। तो इसमें सारे अपॉइंटमेंट्स, सारे रिमूवल्स, प्रमोशंस, डिमोशंस, ट्रांसफर्स, सब जो करता था, जो करने का राइट था, वो एम्पर के पास था। ओके, द एम्पर वॉज द सोल अथॉरिटी, वॉज द सोल ऑफिसर टू make appointments, removals, promotions, demotions, transfers, etc. of the mansabdars. Okay, you should be very clear about that. ओके, एग्रीमेंट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स। ओके, बाद में कहा जाता है कि मशरूत सिस्टम इसमें लागू किया गया है, जिसमें एक तरह से पहले से ही एक एग्रीमेंट टाइप के साइन करा लिए जाते थे। जैसे कि आप मॉडर्न टाइम में देखते हैं, बिजनेस डील्स होती है, दूसरी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उसमें एग्रीमेंट साइन कर लिए जाते हैं पहले कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ उसी तरह से मशरूत सिस्टम था, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो इसके अलावा सैलरी एमोलमेंट्स वर पेड इन कैश। ओके, जो उनकी सैलरी या दूसरे दे भत्ते या दूसरी जो चीज़ें जो भी होती थी, जो उन्हें दी जाती थी सुविधाएं, कैश और काइंड, वो अधिकतर कैश में होती थी। उनकी सैलरी और एमोलमेंट्स जो भत्ते वगैरह होते थे वो सब के सब लगभग कैश में होते थे। हालांकि कई जगह जागीर सिस्टम का भी चलन मिलता है, ऐसा हमें सबूत मिलते हैं कि कुछ जगह जागीर सिस्टम भी चल रहा था। लेकिन यहाँ जागीर सिस्टम जो था वो भी बहुत अलग तरह का था, जिसमें जो सामंती व्यवस्था टाइप की जो कही जाती है वैसी बुराइयां कुछ नहीं थी। ओके, यहाँ क्या था कि जो मान लीजिए मनसबदार हैं तो कई बार उनको जागीर भी अगर अलॉट कर दी जाती थी, तो सिर्फ वो इतना करते थे कि वहाँ से जो फिक्स टैक्स है, ओके, वो टैक्स फिक्सेशन की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। टैक्स फिक्सेशन जैसे आपने दहसाला पद्धति में देखा है, वो जो है वो सेंटर से होता था, केंद्रीय सरकार के द्वारा टैक्स पहले से ही फिक्स कर दिया जाता था। सिर्फ उनको अपना वो कलेक्शन करना होता था, उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन करने के बाद में अगर वो उनकी सैलरी से ज़्यादा हो रहा है, उसकी साल भर का जो भी खर्चा वगैरह है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, तो बाकी का जो उसका टैक्स बचता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता था। और अगर कम रहता था तो उसी तरह से वहाँ पर डिमांड भेजी जाती थी कि हमारा जो टैक्स है वो इतना है, जबकि हमारा खर्चा इतना है, कुछ इस तरह से। ओके, तो बहुत ही एक शानदार सिस्टम था। पब्लिक को पूरी तरह से इसमें बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया था। पब्लिक में किसी तरह का कोई प्रेशर ये लोग मनसबदार वगैरह नहीं डाल सकते थे। ओके, उनका हैरेसमेंट या उनका किसी भी तरह से शोषण नहीं कर सकते थे। एक्सेप्शनली हाई सैलरीज, लाइफ ऑफ लग्जरी। ओके, जो मनसबदार होते थे दे एंजॉयड अ वेरी वेरी हाई काइंड ऑफ सैलरी। ओके, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा सैलरी होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें मिलता था, तो बहुत ही शानदार लाइफ जीते थे। और वैसे भी इस्लाम में एक थियरी, इस्लाम रिलीजन में, कि एक ही जीवन मिलता है, तो जब एक ही जीवन मिलता है तो जितना इसको एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय कर लो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनके काम करती थी पीछे, तो बहुत ही शानदार थी। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस टाइम लगभग मुग़ल जो सल्तनत थी अपने टॉप पे थी, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 1/3 का हिस्सेदार था, वर्ल्ड ट्रेड का। आज हम अबाउट 2% के आसपास हैं। ओके, उस टाइम हम लगभग 1/3 के हिस्सेदार थे। तो इससे आप लगा सकते हैं कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर था उस टाइम। और ऐसे शानदार इकोनॉमिक पावर के जो ऑफिशियल्स हैं, फिर तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी लाइफ जीते होंगे, कितना पैसा होगा उनके पास। ओके, तो इसीलिए बहुत ही शानदार लाइफ ये लोग जीते थे। डिफरेंस इन सैलरीज एंड एमोलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि जो अलग अलग मनसबदार थे, ओके, उनकी सैलरी में भी डिफरेंस था, लेकिन किस बेस पे? उनकी एथनिसिटी, उनका मूल क्या है। ओके, जैसे मुगल्स थे, कुछ ईरानी थे, तुरानी थे, हिंदुस्तानी थे, इसके अलावा राजपूत थे। जो मुगल्स थे उन्हें सबसे हाई सैलरीज मिलती थी, बिकॉज दे वर द फाउंडर्स ऑफ द एम्पायर, शायद इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। इसके अलावा ईरानी और तुरानी विदेशी लड़ा के आते थे, विदेशी ऑफिसर्स होते थे, कहीं ना कहीं विदेशी मूल होता था उनका, तो उनको एक तरह से आकर्षित करने के लिए इस तरह का कुछ सिस्टम रखा गया होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और मुग़ल जो सिस्टम है उसमें आके अपनी सेवा प्रदान करें। मुगल्स जो हैं उनको उनके टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए शायद ऐसा करते हों।
इसके साथ ही हिंदुस्तानी वो मुस्लिम्स थे जो कन्वर्ट हो गए थे। ओके, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स को भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था, लेकिन राजपूत और हिंदुस्तानी जो थे वो लोएस्ट पेड थे। ओके, इसी तरह से इसमें ज़ाब्ती सिस्टम का भी चलन मिलता है। ज़ाब्ती सिस्टम जो है यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो ज़ाब्ती सिस्टम ये था कि जो मनसबदार था उसके पास जो मनसब जो दिया जाता था वो उसका सिर्फ केयर टेकर होता था, वो उसका मालिक नहीं था। एंड ही वॉज नॉट इवन द हेरिडिटरी राइट्स, ही डिड नॉट एंजॉयड द हेरिडिटरी राइट्स ओवर दैट एरिया और ओवर दैट मनसब एरिया एट्सेट्रा। ओके, तो इसीलिए जब वो उसकी डेथ होती थी या उसको हटाया जाता था वहाँ से, तो पहले उसकी सारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त कर ली जाती थी। ओके, एक तरह से सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी। ये ऐसा इसलिए करते थे कि अगर उसकी तरफ उस टाइम तक अगर उसकी तरफ कुछ ड्यू रह रहा है गवर्नमेंट का, तो पहले उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से वो गवर्नमेंट का जो ड्यू पार्ट है वो काटेंगे, और उसके बाद उसकी जो शेष प्रॉपर्टी बचती है उसके जो भी वंशज हैं उनको लौटा दी जाएगी, या अगर वो है उसको हटाया गया वहाँ से तो उसको लौटा दी जाएगी। ओके, तो ये ज़ाब्ती सिस्टम था। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी कहा कि ये हेरिडिटरी नहीं था, मनसबदारी सिस्टम जो था ये हेरिडिटरी नहीं था, आप अपनी काबिलियत के बेस पे इसको पा सकते थे। ओके, लेकिन कोई भी अगर ये चाहे कि हम सिर्फ अपने वंश के आधार पे हमारी अगली पीढ़ी है उसको ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। ज़ात विदाउट सवार बट नॉट विद सवार विदाउट ज़ात। ओके, और इसका लास्ट एस्पेक्ट हमारे वीडियो का ये है कि कई सारे हमें ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर मिल जाएंगे कि जहाँ ज़ात रैंक तो मिल जाती थी लेकिन उसके पास कोई सवार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सवार रैंक हो और ज़ात रैंक ना हो। ओके, यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो, जैसे हमने ऊपर ज़ात और सवार रैंक को समझा था कि हमने कहा था कि मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, स्पेशली सवार जो था किसको, स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्रिएट किया गया था। तो इसीलिए ज़ात तो हो सकती थी, मतलब सिविल ऑफिसर है सिर्फ तो उसके पास ज़ात तो रैंक होगी, सवार रैंक नहीं होगी। ओके, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दोनों रैंक थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई सैनिक ऑफिसर है और उसके पास मनसब नहीं है ना। मतलब सैनिक ऑफिसर के पास मनसब होगा ही होगा, हालांकि जो बहुत सारे जो मनसबदार हैं हो सकता है कि उनके पास सैनिक राइट्स ना हो, वो आर्मी ड्यूटी ना रखते। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप दैट यू वुड लाइक द वीडियो एंड यू वुड फाइंड इट यूजफुल टू। ओके, इफ इट इज़ सो प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe our channel. Okay, see you in the next video. Thank you.